नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं आपका करंट अफेयर्स एजुकेटर जेपी शुक्ला। जियोपॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और दुनियादारी की जो भी खबरें आप जानना चाहते हो, आपको इंडियाज ग्लोबल लेंस पे मिलती। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि दुनिया की पहली ट्रेन हाईजैक जो कि पाकिस्तान में हुई है, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। सरकार बिल्कुल परेशान है, आर्मी लगातार उनसे कॉम्बैट कर रही है। इस खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें रसिया कैसे डोमिनेट कर रहा है। एक कुर्स्क रीजन है, जिस रीजन में पहले यूक्रेन ने रसिया की टेरिटरी कब्जा किया था, इस कुर्स्क रीजन को रसिया ने दोबारा रिगेन कर लिया है। साथ ही साथ कुछ और बातों की, जैसे कि स्टारलिंक का भारत में आगमन, प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा और नेपाल में राजशाही के प्रादुर्भाव के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा हमें एनकरेज करने के लिए और अच्छा कंटेंट आपको हम बेहतर दे सके जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बारे में, तो आपने सिंपल करना है क्या, यूट्यूब पे आपको जैसे ही हमारा वीडियो दिख रहा होगा आपने एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है। शुरू करते हैं। देखो सीन क्या हुआ, पाकिस्तान में एक संस्था है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है BLA। फुल फॉर्म क्या होता है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसने किया क्या, रिसेंटली पाकिस्तान में एक शहर है पेशावर और दूसरा शहर है क्वेटा। पेशावर जो है सिंध में स्थित है और जो क्वेटा है ये शहर बलूचिस्तान में स्थित है। तो पेशावर से यह ट्रेन जा रही थी क्वेटा की तरफ, तो उसी बीच में इन्होंने बोलान नाम की जगह पे, बोलान वैली है, यहाँ पे उस ट्रेन पर एक तरह से माइन से लगा के, लैंड माइन से या फिर बम विस्फोट के माध्यम से उस ट्रेन के अगले हिस्से को उड़ाने का प्रयास किया। फिर ट्रेन को हाईजैक करके लगभग 400 लोगों को बंदी बना लिया। अब ये घटना जैसे लोगों को मालूम चली, फिर इन्होंने थोड़ी सी कुछ घंटों बाद नरमी दिखाते हुए जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे इनको छोड़ दिया और जो मिलिट्री पर्सोनल्स थे या फिर जो पुरुष थे उनको कब्जे में कर लिया। तकरीबन 100 से 200 लोगों को इन्होंने कब्जे में अपने कर लिया। अब जब ये बात लोगों को मालूम चली तो काफ़ी अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल नम से हो गई कि अचानक से इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, यह सिंध और बलूचिस्तान को जोड़ने का काम करती है और लार्ज स्केल पर यहाँ पे मिलिट्री कंसाइनमेंट और जो मिलिट्री से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो और उनकी फैमिलीज ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी दूर है जो मेनलैंड पाकिस्तान के अन्य पार्ट्स हैं उनसे। और बलूचिस्तान के बारे में अगर आप देखो तो वहाँ पे बहुत पहले से ही मिलिटेंट अपराइजिंग काम कर रही है। जब से पाकिस्तान की एक तरह से इमरजेंस हुई है एज अ नेशन, तब से बलूचिस्तान उनका प्रोटेस्ट ही करते आ रहा है। क्योंकि हिस्टोरिकली देखो तो बलूचिस्तान पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। कलात नाम का किंगडम वहाँ पे सबसे पहले आया था, जिसको पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में सबसे पहले उस पर एक तरह से फोर्सफुली ऑक्यूपेशन किया गया था। तो उसी की अपराइजिंग को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आगे बढ़ाया है और ये अटैक, सरप्राइज अटैक किया है जाफर एक्सप्रेस पे। अब देखो होता क्या है ऐसी घटनाओं से, किसी भी देश में मान लो हम लोगों ने प्लेन हाईजैकिंग की बहुत सारी खबरें सुनी होगी, या कभी कभी किसी देश के सैनिकों को अपहरण कर लेते हैं लोग 2-4-10 में। लेकिन एक ट्रेन हाईजैक करना अपने आप में बहुत डेयरिंग का काम होता है, या बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स भी है, क्योंकि किसी देश में अगर आप ट्रेन ही हाईजैक कर लोगे तो हजारों लोगों की जान पे खतरा बन जाएगा। बताया जा रहा है ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से, पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि 25 लोग मारे गए हैं, जिसमें 4 कॉम्बिटेंट्स इनकी मिलिट्री पर्सनल हैं और 21 के आसपास सिविलियन। लेकिन ये जो ऑफिशियल वर्जन है ये काफ़ी मलाइशियस है, क्योंकि जो दूसरे साइड से क्लेम्स आ रहे हैं उसमें लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर कही जा रही है। इनफैक्ट 50 तो बॉडीज रिकवरी की बात करी जा रही है। तो चूंकि क्या होता है, सरकारें क्या होती हैं कि डेटा छुपाने का प्रयास करती हैं ताकि पैनिक ना क्रिएट हो और लोगों में गुडविल बना रहे। अब देखो इससे होता क्या है कि अब देखो पाकिस्तान ने इतने सालों तक हमारे कश्मीर में टेररिज्म फैलाने का प्रयास किया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी जो हमारे देश को नुकसान करी। बहुत सारे हमले जैसे पुलवामा में किया, उड़ी में आतंकवादी हमले किया, या मुंबई वगैरह में हमले, बहुत जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन भारत सरकार ने बहुत एक तरह से सुदृढ़ता से उसका सामना किया और आज के टाइम पे उन्हें बहुत अच्छा जवाब मिलता है। कभी भी कोई भी हिम्मत भी नहीं करता किसी भारत के शहर में आक्रमणकारी हमला करने के बारे में। लेकिन अब चूंकि उन्होंने ऐसा
कहा जाता है ना कि जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मतलब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। अब उन्होंने आतंकवाद को पाला है, आतंकवाद को तुमने एक तरह से पोषण दिया है, तो वो तुम्हारे यहाँ भी तो लोगों को काटेगा। जैसे किसी यूएस के महान जो लीडर है उसने कहा था कि अगर आप तुम्हारे आंगन में बहुत सारे सांप पालते हो तो ये मत सोचो कि उस सांप केवल तुम्हारे दुश्मनों को ही काटेंगे, वो सांप तुम्हें भी काटेंगे। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके आंगन में बहुत सारे सांप पलते रहते हैं और अल्टीमेटली वो ही सांप आके इनको काट रहे हैं। चाहे इनके अफगान बॉर्डर पे देख लो तो टीटीपी इनको परेशान करके रखती है एकदम बिल्कुल, और यहाँ पे बलूचिस्तान में तो बीएलए वगैरह है। हर जगह इनको मिलिट्री अपराधी का सामना देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पख्तून वाले जो ग्रुप हैं पीटीएम वगैरह वो भी इनको परेशान करते रहते हैं। तो चारों तरफ से देखो पाकिस्तान इस बार घिर चुका है बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ये पहले परेशान थे कि इनकी मिलिट्री सिटी जो है वहाँ पे हमले होने लगे। अब सोचो GHQ रावलपिंडी वहाँ हमले हो गए, जो कि इनका मिलिट्री गैरिसन हेडक्वार्टर है। किसने किया? टीटीपी ने किया। टीटीपी किया था जब ये शुरू में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो इनको लगा कि अफगानिस्तान तो हमारे बंधु हैं, ये हमारा बहुत सहयोग करेंगे, अब तो हम इंडिया को दिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया की तो एकदम बिल्कुल चढ़ दौड़ेंगे, कश्मीर ले लेंगे। लेकिन अब उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि अफगान तालिबान जो है पाकिस्तान तालिबान के हिस्टोरिकली भाई रहे हैं। क्योंकि इनिशियली क्या था कि जब यूएस की आर्मी ने अटैक करा था अफगान को तो उनको जो शरण दिया था ये अफगान तालिबान को, ये पाकिस्तान तालिबान के वजीरिस्तान प्रोविंस में रहने वाला आतंकवादी संगठन ने दिया था। तो वो तो अपना कर चुका रहे हैं, उनको भी तो यही लेके आना है, शरीयत लेके आना है यहाँ पे। वो भी तो चाहते हैं अल्टीमेटली कि पाकिस्तान में भी एक शरीयत का या जो भी इनका आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट बने। तो एक वो फ्रंट वहां से हो रहा है, ईरान वाले फ्रंट पे बीएलए कर रहा है और भारत वाले फ्रंट पे तो इनको सामना करना ही पड़ रहा है। ऐसी सरकार आ चुकी है जो मुंह तोड़ जवाब दे रही। तो कुल मिला के देखो तो इनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये आतंकवाद को पालन पोषण देते हैं। अगर ये ऐसे ही जारी रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब बीएलए बलूचिस्तान को लेके बैठ जाएगा, इंडिया अपना कश्मीर ले लेगा और साथ ही साथ जो अफगान वाले हैं वो इनका जो क्वेटा वगैरह है उधर के प्रोविंस फाटा वगैरह है ये सब ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी खबर थी बीएलए के बारे में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी हुआ क्या कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा था तो अभी तक क्या था कि एक सीज फायर की बातचीत हो रही थी लोगों के बीच में। धीरे धीरे मतलब बहुत सारे तरीके से जेलेंस्की गया सऊदी अरेबिया और कुछ यूएस के भी रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरेबिया आए, तो उन्होंने अपना आपस में बात करने का प्रयास किया कि किस तरीके से सीज फायर हो जाए। इसी बीच में अब जेलेंस्की क्यों इतना भौकाल बता रहा था? क्योंकि उसके पास थोड़ी सी जमीन रसिया की एक वहाँ पे रीजन है कुर्स्क करके, KURSK कुर्स्क रीजन है, उसकी थोड़ी सी जमीन यूक्रेन ने हत्या ली थी। लेकिन परसों रसिया ने ऐसी डेयरिंग दिखाई, आप विश्वास नहीं मानोगे, एक गैस की पाइपलाइन के अंदर घुस के 15 किलोमीटर दूर जाना 800 सैनिकों के साथ सरप्राइज अटैक करके और यूक्रेन के सैनिकों को चारों तरफ एनसर्कल करके मार देना। बताया जा रहा लड़ाई में करीबन 3000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और बाकी जमीन छोड़कर भाग गए हैं और कुछ का लगभग 90% इलाका रसिया ने वापस गेन कर लिया। अब बताओ यूक्रेन जब इनसे समझौता करने बैठेगा तो वो क्या लेके बैठेगा? उसके पास तो कोई कार्ड्स ही नहीं, सारी जमीन तो उसकी रसिया ने हथियार रखी है, ऊपर से उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। अब सोचो कुछ रीजन की वजह से इनके लगभग 40 से 50,000 सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं और उनको वहां हासिल क्या हुआ? ठेंगा कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन फिर भी अपनी जिद की वजह से ये यूक्रेन वाले युद्ध को लगातार टाले जा रहा था। तो ये खबर थी कुर्स्क रीजन में रशियन सैनिकों ने बहादुरी से लड़के अपना एक मिलिट्री टैक्टिकल अप्रोच अपनाया जिसमें एक गैस की पाइपलाइन के भीतर लगभग 800 लोग जाना और वो भी आप सोचो कि 3-4 दिन वहां पे प्रयास किया उन्होंने और जब सही मौका उनको दिखा उसके बाद उन्होंने हमला करके अपनी टेरिटरी वापस ले ली। तीसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी स्टारलिंक के विषय में। देखो क्या है कि दुनिया भर में जब सैटेलाइट इंटरनेट की बात आती है तो ग्लोबल लीडर के रूप में स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट बना जिसको इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और यूएस में डॉज नाम की संस्था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाता है उसने लॉन्च करा है इसको। इसका क्या है कि दुनिया के जितने भी रिमोट लोकेशंस हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे तारों के माध्यम से इंटरनेट या फिर जो हम लोग क्या होता है इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं कि केबलों के माध्यम से महासागरों के बीच से वायर बिछाए जाते हैं, उसके बाद टावर वावर लग के अपना इंटरनेट मिलता है। लेकिन अगर मान लो आसमान से सपोज सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलेगा तो आप चाहे हमारे लद्दाख में रहो चाहे हिमालयन रीजन में आप एवरेस्ट के आसपास के रीजन में रहो, फर्स्ट क्लास आपको 5G इंटरनेट मिलेगा, 6G इंटरनेट मिलेगा, यूज करो अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कहीं भी रह के अपना आप रिमोट लोकेशन से भी काम कर सकते हो, सारी मतलब तरह की एक तरह से एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। तो हुआ क्या कि इंडिया में 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं बड़े, एक है जियो और एक है एयरटेल। तो पहले एयरटेल ने करार किया स्टारलिंक के साथ और बाद में जियो ने भी, अगले दिन जियो ने भी किया कि हम स्टारलिंक को इंडिया में लेके आ रहे हैं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो अच्छी बात है, भारत में लोगों को अच्छा इंटरनेट मिलेगा। हालांकि इंडिजिनियस नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हमें कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा ना। दुनिया से कम्पीट करना है तो अच्छी क्वालिटी का सामान अपने को यूज़ करना है। अपने पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमें बनाने में 10-15 साल लगेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम कैसे यूज करेंगे, खरीद के यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए, वहाँ के एनुअल डे में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ मॉरिशस ने उनको अपने यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो उनको दिया। और उन्होंने जो मॉरिशस से और भारत के संबंध के विषय में काफ़ी लंबी बातचीत करी। क्योंकि मॉरिशस क्या है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल जो एथनिसिटी वाले लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, मोस्टली बिहारी लोग हैं जिनकी भाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी भाषा के प्रति उनका जो प्रेम है वो अमिट है और उन्होंने काफ़ी हद तक वो दिखाया भी। प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पे भोजपुरी में भाषण दिया। हमारे जो MA के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने भी अपना भाषण जो है वो भोजपुरी में दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडियन ओशन रीजन में भारत की आउटरीच बढ़ रही है। क्योंकि हमने अगर इंडियन ओशन रीजन में अपना जो प्रभाव है उसको बनाए रखना है तो अपने छोटे छोटे जो मित्र देश हैं उनसे अपने आप को अलाइन करके रखना होगा, ताकि हम चाइना को या फिर और भी जो इविल फोर्सेस हैं, जो हमारी एडवर्सरीज हैं, जो हमें काउंटर करने का प्रयास कर रही हैं, उनको हम टैकल कर सकें। तो वेरी बोल्ड मूव, वेरी गुड मूव माना जा रहा है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक की, वो कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे कल्चरल टाइज बहुत अच्छे रहे हैं, वहाँ पे एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि जो राजा थे वहाँ पे पहले, किंग ज्ञानेंद्र जिनका नाम था, वो जल्दी ही नेपाल के काठमांडू में आए और उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे मान लो कहीं किंग्स लैंडिंग वाला सिस्टम हो जाए कि किसी राज्य में राजा जब आते हैं तो वैसा स्वागत हुआ। और काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, हालांकि वो बहुत एक तरह से डोमिनेंट नहीं है, थोड़े ही उनके MPs MLAs हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रिंग बैक किंगशिप या फिर मतलब राजतंत्र वहाँ पे लेके आओ, ताकि जो ये अनस्टेबिलिटी का पीरियड चल रहा है, हर दूसरे साल एक नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, डेमोक्रेसी में बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों को ग्रोथ नहीं हो रही, तो एक तरह से राजतंत्र की मांग को लेके काफ़ी वहाँ पर प्रदर्शन हुए। हालांकि स्ट्रेंज बात क्या थी कि वहाँ पे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी की वहाँ पे पोस्टर लेके लोग कर रहे थे, तो काफ़ी एक तरह से कंट्रोवर्शियल भी हो गया ये, जिसपे ओली ने जवाब भी दिया, PM जो ओली हैं, कि बताइए कि बाहर के देश के लोग का यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट खिलाफ ही रहेंगे राजतंत्र के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते के बारे में जो इस बीच ट्रेंड कर रहे थे। तो ये अगर आपको कंटेंट बेहतर लग रहे हैं तो फटाफट यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आप लाइक भी करो, ताकि जो भी और दोस्त हैं आपको उनको भी ये कंटेंट अच्छा लग सके। तो आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। So thank you very much for watching this video and wish you all the best.